गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में खनिज लवणों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से खनिज लवण उनकी कैसे उनको अवशोषित किया जाता है उनके आयनिक रूप में, फिर उनकी वो कौन कौन से घटकें जहाँ उनका यूज होता है, उनकी न्यूनता से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन न्यूनता के लक्षणों को कैसे यहाँ पर दूर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं खनिज लवण अंतर्ग्रहण, मिनरल्स अपटेक। हम शुरुआत की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो शुरुआत में एक कॉमन ही चीज मानी जाती थी कि चाहे हम वाटर को देख लें या हम मिनरल्स को देख लें, दोनों का जो अपटेक होता है, अंतर्ग्रहण जो होता है, ये समान प्रकार से होता है। ये शुरुआत की धारणा थी कि यहाँ पर जल और खनिज लवणों का जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है वो समान प्रकार से संपन्न होती है। दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं होती। जैसे रूट हेयर्स के द्वारा जल का अवशोषण होता है, वैसे ही खनिज लवणों का अवशोषण भी रूट हेयर्स के द्वारा होता है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने और ज्यादा गहन स्टडी की तो पाया कि दोनों की दोनों समान प्रक्रिया नहीं होती। जल प्रक्रिया अलग होती है और ये अलग होती है। जल के अवशोषण की अगर हम बात करें तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जल का अवशोषण केवल और केवल रूट हेयर्स के द्वारा होता है। जल का जो अवशोषण है वो केवल रूट हेयर्स के द्वारा होता है, लेकिन जो मिनरल्स का अवशोषण है, ये मिनरल्स का अवशोषण रूट हेयर के द्वारा नहीं होता। यहाँ पर रूट हेयर एक्टिव ना होकर के पूरी की पूरी एपिब्लेमा एक्टिव होती है। और एपिब्लेमा क्या होती है? रूट की एपिडर्मिस। रूट की एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं हम? एपिब्लेमा। तो यहाँ पर जो कंप्लीटली एपिब्लेमा होती है वो कंप्लीटली एपिब्लेमा ही मिनरल्स के अपटेक के लिए जिम्मेदार होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर रूट पर कौन कौन से ऐसे स्थल होते हैं जो मिनरल्स का अपटेक करते हैं। जड़ पर उपस्थित खनिज लवण अंतर्ग्रहण स्थल, लोकस। तो यहाँ रूट पर ऐसे कौन कौन से खनिज लवण स्थल हैं जिनके द्वारा खनिज लवणों का अपटेक किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रूट को बांटें, ये रूट है, यहां रूट को हम सबसे जो नीचे का पार्ट है इसको बोल देते हैं रूट कैप। यहां जो पाया जा रहा है ये होता है क्यूसेंट क्षेत्र, शांत क्षेत्र। क्यूसेंट जोन। क्यूसेंट जोन के साथ साथ में जो हमको ये दिखाई दे रहा है ये होता है मेरिस्टमेटिक जोन। मेरिस्टमेटिक जोन, विभजोत्तकी क्षेत्र। मेरिस्टमेटिक जोन के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है एलोंगेशन क्षेत्र। एलोंगेशन क्षेत्र। यहां यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक कोशिकीय एपिब्लेमा की अतिवृद्धि होते हैं। जो यहाँ पर रूट की एपिब्लेमा होती है उसकी अतिवृद्धि से निर्मित यहाँ ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है रूट हेयर। और इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है
ये कहलाता है मैचुरेशन जोन। और ये रूट हेयर जोन और ये ऊपर वाला मैचुरेशन जोन, ये कंप्लीटली कहलाएगा मैचुरेशन जोन, ये कंप्लीटली कहलाएगा एलोंगेशन जोन। तो यहां पर जो रूट है उस रूट को यहाँ कई सारे भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो रूट कैप है, रूट कैप यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपटेक का कार्य नहीं करेगी, अंतर्ग्रहण का कार्य नहीं करेगी, क्योंकि इसका क्या कार्य होता है, केवल रूट की सेफ्टी करना। जब नीचे की तरफ रूट बढ़ रही है तो उसको घर्षण से बचाना कार्य होता है रूट कैप का। क्विसेंट जोन शांत क्षेत्र होता है, यहाँ ये भी अपटेक की क्रिया में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन बाकी के जितने भी क्षेत्र होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन, मैचुरेशन जोन, यहाँ पर सारे के सारे एक्टिव होते हैं। जल के अवशोषण की बात करें तो रूट हेयर जोन होता है, उसके अलावा पूरी की पूरी रूट कैप को छोड़ करके और क्यूसेंट क्षेत्र को छोड़ करके पूरी की पूरी यहाँ पर जो एपिब्लेमा है वो मिनरल्स अपटेक का कार्य करती है। तो यहाँ पर अगर हम मिनरल्स अपटेक की बात करें तो यहाँ पर से कुछ मिनरल्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम, फॉस्फेट। मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर पूरी की पूरी एपिब्लेमा के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है, कंप्लीटली एपिब्लेमा इनका अवशोषण करती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम मक्का में देखें, मक्का के अंदर अगर हम इसी चीज को देखें तो मक्का में केवल एलोंगेशन जो जोन है, एलोंगेशन जोन के द्वारा पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन का अवशोषण किया जाता है। पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन का केवल एलोंगेशन जोन के द्वारा मक्का में अवशोषण किया जाता है, अपग्रहण किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है, कंप्लीटली एपिब्लेमा यहाँ पर इनका अवशोषण करती है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पर जो अंतर्ग्रहण के लोकस हैं, स्थल है, साइट हैं, वो साइट यहाँ पर रूट कैप को छोड़कर सारी की सारी साइट किसकी होती हैं, मिनरल अपटेक की होती हैं, जो रूट पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रूट सेल की संरचना क्या होती है। जो जड़ के अंदर जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स की संरचना क्या होती है। जड़ कोशिका की संरचना व मिनरल अवशोषण। प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के ऊपर क्या उपस्थित होगी, सेल वॉल। ऐसी कोई प्लांट सेल नहीं होती है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाए, चाहे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं चाहे अन्य सेल्स हैं, सभी के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। और सेल का सबसे बाह्यतम आवरण कौन सा होता है, सेल वॉल। तो ये जो सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है, ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की तरफ जो उपस्थित है वो है सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में सेल के में पाई जाती है रिक्तिका, जिसको बोलते हैं हम वैक्यूल। सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होती है और किनारे की तरफ यहां पर केंद्रक उपस्थित होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म, ये रिक्तिका की टोनोप्लास्ट,
तो यहाँ प्लांट्स के अंदर अगर एक ही सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अगर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो जस्ट अंदर सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ कौन होगी, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से साइटोप्लाज्म को घेरे होती है। आपने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है प्लांट सेल को। तो यहाँ पर चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को घेरे हुए। प्लांट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ये पेरिफेरल होता है, मतलब परिधीय। यहाँ परिधीय प्रकार से होता है, और उसका जो कारण है वो है वैक्यूल। वैक्यूल सेंटर में होती है और आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। तो ये सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल हो जाता है, केंद्रक किसी किनारे की तरफ विस्थापित हो जाता है। ये तो हुई एक नॉर्मल संरचना कि यहाँ जो सेल की संरचना होती है वो ये होती है। जब यहाँ पर मिनरल्स का अवशोषण होगा तो इन मिनरल्स को 3 लेयर्स को पार करना होता है, 3 लेयर्स को पार करना होता है। फर्स्ट जो होती है वो होती है सेल वॉल। यहां सेल वॉल प्राइमरी प्रकार की है, और प्राइमरी प्रकार की सेल वॉल है तो किससे निर्मित होगी, सेल्यूलोज से। ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है, और यहां पर जितनी भी सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज जितनी भी सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से निर्मित प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती हैं वो पूर्ण रूप से पारगम्य होती हैं। कैसी होती है ये, पारगम्य। चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, सभी के लिए यहाँ पर ये पारगम्य होती हैं। आयंस के लिए, अणुओं के लिए, सभी के लिए कैसी होती हैं ये, पारगम्य। तो यहाँ जब बाहर से कोई भी मिनरल है या कोई भी आयन है, अणु है, जब वो बाहर से आएगा तो सेल वॉल को आसानी से पार कर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से पहले। ये सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता है, कोई रुकावट अवरोध नहीं होता है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को पार कर जाता है। लेकिन सेकंड जो आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पाई जाए सेल मेम्ब्रेन और नेक्स्ट टोनोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, दोनों ही, चाहे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें चाहे हम टोनोप्लास्ट की बात करें, दोनों ही जैविक मेम्ब्रेन होती हैं, जैविक झिल्लियां होती हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सिंगर निकोल्सन मॉडल, तो वहां पर यहां लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 परत होती है, और संरचनात्मक प्रोटीन उपस्थित होती हैं। यहां इसके साथ साथ संरचनात्मक प्रोटीन बाइलेयर इसकी उपस्थित होगी, और संरचनात्मक प्रोटीन उपस्थित होंगी, विभिन्न संरचनात्मक प्रोटीन उपस्थित होंगी। इन दोनों से मिलकर के यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनी है और यहाँ टोनोप्लास्ट बनी है। तो बाहर से आने वाले अणुओं को और आयंस को सबसे पहले तो किसको पार करना होगा, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो यहाँ जो ये लिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन से जो बनी हुई है ये कैसी होती है, वर्णात्मक प्रकार की, वर्णात्मक प्रकार की, चयनात्मक प्रकार की कह लो या वर्णात्मक प्रकार की कह लो।
सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं। तो यहाँ पर ये सभी पदार्थों का सिलेक्शन नहीं करती, केवल कोशिका को जिनकी आवश्यकता है उन्हीं पदार्थों का सिलेक्शन करती हैं। तो यहाँ से सेल वॉल तक तो सभी आ जाते हैं, जैसे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं टिकट लग के कोई शो हो रहा है तो सभी तरह की भीड़ घुस गई, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गार्ड गेट पर आया तो केवल पास वालों को ही अंदर जाने देगा, जिनके पास परमिट है, बाकी सभी बाहर। तो यहाँ केवल वही अणु और आयन अंदर जाएंगे जो कोशिका के लिए आवश्यक है, यूजफुल है, या कोशिका को उस वक्त उनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी के कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं आने देगी। यहां से अणु या आयन यहां आ गए, ये अणु या आयंस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। प्लांट्स के अंदर ये यहाँ पर एक स्पेशल चीज होती है कि प्लांट्स में जो अणु या आयंस का, जो मिनरल्स का अपटेक हो रहा है, तो ये अपटेक होने के बाद में अंदर जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, तो उसके बाद में यहाँ प्रेजेंट ना होकर के कहाँ जाता है, ये सेल शेप में जाएगा, कोशिका इसमें वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, सेल शेप में जाएगा, या रसधानी जिसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ रिक्त का धानी, रसधानी, कई नाम होते हैं इसके। तो यहाँ ये पहुंच जाएगा, जितने भी मिनरल्स अपटेक होके होते हैं तो यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं जाकर के। तो इनको पहले सेल मेम्ब्रेन पार करनी पड़ी, उसके बाद में टोनोप्लास्ट पार करनी पड़ी। तो दोनों ही जैविक मेम्ब्रेन होती हैं, वर्णात्मक प्रकार की होती हैं, आवश्यक चीजों को अंदर जाने देंगी, बाकी सबको बाहर छोड़ देंगी। तो यहाँ पर ये रूट सेल की संरचना होती है, और यहाँ पर जो मिनरल अवशोषण होता है वो 3 बैरियर से पार होकर के जाता है। पहला सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, यहां जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे इसके, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कैरियर्स उपस्थित होते हैं, और इन कैरियर्स को बोलते हैं हम झिल्ली वाहक। झिल्ली वाहक प्रोटीन। क्योंकि बात हम यहाँ प्रोटीन की करेंगे, ना कि लिपिड की। मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, झिल्ली वाहक की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि लिपिड की वाइलेयर होती है, और वो वाइलेयर दोनों तरफ से प्रोटीन से घिरी हुई होती है, जहाँ एक्सटेंसिक और इंटेंसिक दोनों प्रकार के अंतः प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन दोनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेनली जो वाहक का कार्य करेंगी वो प्रोटीन करती हैं। यहाँ पर लिपिड किसी भी प्रकार के वाहक का कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर जो झिल्ली वाहक होते हैं, जिन्हें हम झिल्ली वाहक कह रहे हैं, ये झिल्ली वाहक प्रोटीन होती हैं, ना कि यहाँ पर लिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन विभिन्न प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और टनल प्रोटीन जो कैसी होती है, आर पार प्रेजेंट होती है। उसके पास में वाहक प्रोटीन भी होती हैं, क्योंकि टनल प्रोटीन में तो आर पार जाने की कैपेसिटी होती है। वाहक प्रोटीन वो होती हैं जो बाहर की तरफ से अणुओं को बाउंड करेंगी और अंदर की तरफ छोड़ देंगी। अंदर के अगर अणुओं को बाहर ले जाना है, उसको अंदर से बाउंड करेंगी और बाहर की तरफ छोड़ देंगी। और एक होता है डायरेक्ट पंप। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं चैनल, वाहक और पंप। चैनल प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और पंप। चैनल प्रोटीन में आता है टनल प्रोटीन। वाहक प्रोटीन में विभिन्न प्रकार के वाहक, और पंप में, पंप यहाँ पर
फोर्स से जो काम होता है, दो प्रकार का हम आगे मिश्रण पढ़ेंगे। एक होता है बिना ऊर्जा खर्च किए, जिसको हम विसरण बोल रहे हैं, और दूसरा होता है ऊर्जा खर्च होकर के। तो एक तो सक्रिय परासरण होगा और एक निष्क्रिय परासरण होगा। एक्टिव और पैसिव दो को पढ़ेंगे आगे हम। तो यहाँ पर जो चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन होती हैं, यहाँ मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। इनके बीचों बीच कंप्लीट क्या उपस्थित होती हैं? टनल प्रोटीन। यहाँ ये जो एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं। ये सारे किसके? ये हैं लिपिड लेयर। एक लेयर ऊपर की तरफ और एक लेयर नीचे की तरफ। हम यहाँ सभी प्रोटीनों को नहीं बना रहे, बाहर प्रोटीन को और अंदर धसी हुई प्रोटीनों को नहीं बना रहे, केवल जो आवश्यक चीजें उन्हीं को बना रहे हैं। यहाँ जो एक प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर टनल, या जिसको हम चैनल भी कह रहे हैं, प्रोटीन। अगर अणु बाहर की तरफ उपस्थित हैं तो ये यहां डायरेक्टली कैसे हो जाएंगे? अंदर। डिपेंड करता है कि सेम चार्ज नहीं हो। अगर यही चार्ज यहां है और यही चार्ज यहां है तो यहां से आसानी से इनका यहां आदान प्रदान नहीं होगा, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरे, ये भी सुगमित प्रकार का विसरण होता है कि यहां से डायरेक्ट कैसे निकल आएंगे आयंस? इधर। यहां से कैसे निकल आएंगे? इधर। दूसरी होती है ये वाहक, कैरियर प्रोटीन। यहां अणु या आयन इधर आके चिपक जाएंगे और ये ऐसे मूव कर जाएगी, कंप्लीटली घूम जाएगी और इधर आके क्या हो जाएंगे? ये स्वतंत्र। इधर आकर के ये अणु या आयन स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहां पर इस प्रकार से किसी भी प्रकार का विसरण हो, एक ये होता है अणु और आयन यहां आए, चिपके, इसकी सरफेस से गए और कहां पहुंच गए? इधर। यहां तो ये घूम रही है, कैरियर प्रोटीन है, जो वाहक प्रोटीन है वो घूम रही है, ये घूमेगी नहीं, इसकी सतह से होते होते कहां जाएंगे? अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रही है, जहां किसी भी प्रकार की किसी ऊर्जा का यूज नहीं हो रहा, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहां ये जो प्रोसेस हो रही है ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब हो रहा है? जब इधर हाई और इधर लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ईसीपी। ईसीपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट।
क्योंकि विभव प्रवणता के दिशा में अगर काम हो रहा है, अणु बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इधर क्या होना चाहिए, लो, और इधर क्या होना चाहिए, हाई। अगर विभव प्रवणता की दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है, विभव प्रवणता एक तो होता है सांद्रता और एक होती है विभव प्रवणता। सांद्रता बाहर अधिक है और कम अंदर है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, सांद्रता के ये विपरीत होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर बाहर अधिक है और अंदर कम है, तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी फिर कहाँ यूज आएगी, वो विसरण कैसा होगा, वो एक्टिव प्रकार का अभिगमन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी खर्च करके। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी को खर्च नहीं किया जा रहा है। ये कैसा होगा, निष्क्रिय प्रकार का, पैसिव प्रकार का। यहाँ ये सुगमित विसरण हो रहा है, सुगमित मतलब कुछ विशेष सुविधाओं से, क्योंकि यहां पर सेम प्रकृति के अगर मिल गए तो रिपल्सन होगा, तो इससे बचने के लिए यह सुगमित प्रकार का विसरण हो जाएगा, इसके प्रोटीन से के ऊपर से आकर चलकर ये आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेम चार्ज होगा तो यहाँ अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ ये जो हो रहा है वो बिना ऊर्जा खर्च किए हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो ऊर्जा खर्च करके होता है, और कुछ पंप होते हैं। तो यहाँ पर चैनल प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और पंप तीनों ही जो आयंस होते हैं, उन आयंस को अंदर ले जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं बना रही है, लेकिन मेम्ब्रेन यहाँ पर बैरियर बना रही है, और इस बैरियर से बचने के लिए, इस अवरोधक से बचने के लिए यहाँ पर ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अवशोषण के प्रकार, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।